friends, welcome to you at MID and to the educational channel. Dear students, कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात किए थे। हम समझे थे कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए थर्ड आई की आवश्यकता होती है, मीन्स माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। क्या कहलाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम कुछ चीजें समझे थे, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल। क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस धरती पर आने वाले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे। अच्छा, एक बात बताइए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले बने होंगे कैसे? अगर जीवन की शुरुआत की बात करते हैं तो मानते हैं कि जीवन की शुरुआत वाटर में हुआ, जल में हुआ, पानी में हुआ था। उस समय जब बिग बैंग हुआ, जो पृथ्वी की उत्पत्ति, अर्थ की फॉर्मेशन की बात है, पृथ्वी की बनने की बात है, तो उसमें वेल एक्सेप्टेड कंसेप्ट है बिग बैंग। एक बड़ा विस्फोट हुआ था, महाविस्फोट कहते हैं इसमें। तो बिग बैंग के दौरान बेसिकली रेडिएशंस आए थे धरती पर, यानी तीन बने थे। वो अलग ज्योग्राफी का है, वो अलग टॉपिक, हम उस की बात नहीं करेंगे। तब समझेंगे कि जो बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग के बाद कुछ गैसेस बनी होंगी उस समय। एग्जैक्ट क्या है वो नहीं कहा जा सकता। उसमें कहते हैं ग्रेजुअली अर्थ कूल हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ, बारिश में क्या हुआ, बहुत लंबी प्रोसेस है, उसकी बात नहीं। तो हम समझते हैं कि बिग बैंग के बाद इस धरती पर कुछ केमिकल्स बने, कुछ केमिकल्स आए, क्योंकि हर चीज कुछ न कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स का बना। वही केमिकल्स खासकर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में, यही जब एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन में, स्पेसिफिक रेशियो में जब इकट्ठा हुआ, जब ये जुड़े, जब ये कंपाउंड बने, तो अलग अलग टाइप के केमिकल्स बनाए, अलग अलग टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। अब इन्हीं कंपाउंड्स के अरेंजमेंट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ होगा। खैर, ये बहुत आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सेल अभी चल रहा है तो हम सेल में ही पढ़ेंगे, फिर वीडियोज आएगी हायर क्लासेस के लिए, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक, हम बात माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आज सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, बैक्टीरिया की। अगेन क्वेश्चन उठता है कि बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया का क्या शेप है, बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है, हार्मफुल है, क्या है? एक बात तो क्लियर है, इवोल्यूशन से ही बैक्टीरिया इस धरती पर आने वाला फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। बैक्टीरिया से पहले कोई नहीं आया, सबसे पहले बैक्टीरिया ही आया। बैक्टीरिया इस धरती पर आने वाला सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव, पुराने समय का। इस धरती पर सबसे पहले आया। बैक्टीरिया के बारे में कुछ जान लीजिए। तो कह रहा है, अगर पूछे व्हाट इज बैक्टीरिया, व्हाट इज बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया? इट इज प्रोकैरियोटिक सबसे पहले आने वाला सिंगल सेल, एक ही सेल का बना हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अत्यंत छोटा, जिसे आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते, हैविंग सिंपलेस्ट सेल स्ट्रक्चर, जिनकी
सेल के स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल हो, आसान हो, कोई जटिलता नहीं हो, लैक ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं हो, सेल की फंक्शनिंग को, एनाटॉमी को, फिजियोलॉजी को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होता है, बट जिसमें न्यूक्लियस नहीं हो। इनके डीएनए either floats freely in cytoplasm, ये या तो निर्बाध रूप से घूमते हों और have thread like mass और न्यूक्लियोटाइड के रूप में हो, आगे नुमा रचना गुच्छे के रूप में हो, गुच्छा एक दूसरे से हो, और इन सर्कुलर पीस कॉल्ड प्लाज्मिड आर नोन एज बैक्टीरिया। बहुत बड़ा हो गया ना। अरे भाई यही तो विशेषता है, एक बार उनको डेफिनेशन बता दीजिए, समझा, इसको रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारिएगा तो मजा नहीं आएगा। तो कह रहे थे रट्टा मारिएगा तो मजा नहीं आएगा, चीज को समझिए। बैक्टीरिया क्या है? सबसे पहले प्रोकैरियोटिक मीन्स सबसे पहला जीव, प्रोकैरियोटिक कहते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, पहले आने वाले जीव प्रोकैरियोटिक। सिंगल सेल जिनका बॉडी एक वेल डेवलप्ड सेल हो, एक सेल का बना हो। माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता हो। सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो, बहुत ज्यादा सेल ऑर्गेनल नहीं हो। न्यूक्लियस हैविंग नो न्यूक्लियस नहीं हो। डीएनए या तो साइटोप्लाज्म में फ्री हो, डीएनए साइटोप्लाज्म में या तो फ्री तैर रहा हो, या उनमें थ्रेड लाइक मास या न्यूक्लियोटाइड बना हुआ हो, मतलब उनके डीएनए इस तरह से एक दूसरे से गुथे हुए ऐसे हो, इस तरह से ऐसे हो, प्लाज्मा न्यूक्लियोटाइड के रूप में, या इनके डीएनए सर्कुलर फ्रैगमेंट के रूप में हो, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, सर्कुलर पीस के रूप में हो। क्या कहलाता है? बैक्टीरिया कैरेक्टरिस्टिक। या आप सिंपल कहते हैं सिंपलेस्ट सेल ऑर्गेनल, सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनल, सिंपलेस्ट सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बैक्टीरिया। simplest organism are called bacteria, simplest unicellular organism are bacteria। कुछ भी सिंपल था, लेकिन हम चूंकि ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये सिर्फ लेक्चर, ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ ये सोचकर नहीं कि भाई क्लास 1 के बच्चे यही चीज हायर क्लास के भी बच्चों को पढ़ना है, आप इसे एक बार 2 बार पढ़िए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इनकी डायमीटर की, तो इनकी डायमीटर लगभग 1 माइक्रोमीटर हो सकती है, माइक्रोमीटर में होता है, बहुत छोटा होता है। अब पहले हम देखते हैं कि एक टिपिकल बैक्टीरिया में का स्ट्रक्चर क्या होता है। टिपिकल बैक्टीरिया की बात करते हैं तो टिपिकल बैक्टीरिया का ऐसे तो जनरली 2 मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल होता है और एक सेल मेम्ब्रेन होता है। बैक्टीरिया में जनरली एक अंदर सेल मेम्ब्रेन और उसके ऊपर सेल वॉल, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन में या कभी-कभी इनके मेम्ब्रेन के बाहर, अगर इनके मेम्ब्रेन के बाहर की बात करते हैं,
जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में तो एक कोट बन जाता है, सेल कोट, इस तरह से इनके बाहरी प्रोटेक्टिव कवरिंग हो जाता है। जनरली ऐसे ही है, अगर जनरल वे में देखें तो इसमें इनका इनके बॉडी पर पहले अंदर एक सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा और उसके बाहर एक सेल वॉल पाया जाएगा। लेकिन कभी कभी इनके सेल वॉल के ऊपर, खासकर अनफेवरेबल कंडीशन में, सेल वॉल के ऊपर एक और कोट बन जाएगा। अब इनके 3 मेम्ब्रेन हो गए, सबसे बाहर सेल कोट। ये बना होता है म्यूरामिक एसिड का। किसका? म्यूरेमिक एसिड का। ये बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। म्यूरेमिक एसिड क्या आता है? म्यूरामिक ग्लूकोसेमाइन का बना होता है। ये पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। म्यूरामिक एसिड क्या है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। क्या है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। आप ऊपर के बच्चे याद रखिए, आप छोटे बच्चे इतने याद रखिए कि इनकी बॉडी के बाहर क्या होता है? सेल कोट होता है। जैसे कोट पहनते हैं ना, ठंडा लगता है, जहाँ लगता है ठंड लगता है, तो ठंड लगता है, ऊपर से कोट डाल देते हैं कि नहीं डाल देते? क्यों कोट डालते हैं? ठंडा लगता है। बारिश हो रही, बाहर निकलना, तो रेन कोट डाल लेते हैं कि नहीं? क्यों रेन कोट डालते हैं? क्यों? ताकि कपड़े गीले ना हो। 2 कपड़े हैं ना हमारे शरीर पर, पहले मैंने शर्ट पहन रखा है, उसके अंदर बनियान पहन रखा है, शर्ट हो गया, बनियान हो गया। और अगर ठंड पड़ गई तो ऊपर से कोट डालिए, बारिश हो रही है अभी, रेन कोट डालिए, होता है ना? तो ये रेन कोट डालते हैं या कोट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन है, ठंड पड़ रही है, तो बैक्टीरिया वही करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में अपने बॉडी के बाहर म्यूरामिक एसिड, एक पेप्टिडोग्लाइकॉन है, पेप्टिडोग्लाइकॉन म्यूरामिक एसिड जमा कर लेता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल कोट। क्या कहते हैं? सेल कोट। अब इसके अंदर, सेल कोट के अंदर, इनमें पाया जाता है सेल वॉल। अब ये सेल वॉल भी, इनके सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड होता है, ये म्यूरामिक एसिड होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल में, बैक्टीरियल सेल वॉल किसी का बना होता है? म्यूरेमिक एसिड का बना होता है। प्लांट सेल वॉल किसी का बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। याद रखिएगा, प्लांट सेल वॉल सेलुलोज का, बैक्टीरियल सेल वॉल म्यूरामिक एसिड का, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल म्यूरामिक एसिड का। तो ये क्या हो गया? सेल वॉल हो गया। तो पहला सेल कोट, उसके अंदर सेल वॉल, और उसके अंदर हो गया सेल मेम्ब्रेन। क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसके अंदर अब कुछ सेल वॉल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अब ये कितने पाए जाएंगे वो आगे हम समझेंगे। जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे छोटे भी हो सकते हैं। तो बड़ा हो गया तो कहते हैं फ्लैगेला, फ्लैगेला या सीलिया। कहने का मतलब ये, अगर ये स्ट्रक्चर मोटे हो गए तो सीलिया, पतले है तो फ्लैगेला। आगे समझेंगे फ्लैगेला सीलिया में अंतर। या छोटे छोटे रोए जैसी रचना पाई जा सकती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं पीला। तीन तरह के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। ये इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जो पीला होता है, पीला, ये इनको चिपकने में हेल्प करते हैं, ये इनको चिपकने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक। अब इनके अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा, है ना? इनके अंदर क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। इनके अंदर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इसका क्या नाम है? प्लाज्मिड। इनके अंदर क्या हो सकता है? प्लाज्मिड हो सकता है। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सेल में फूड सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। ये क्या हो जाएगा इनका? ये प्लाज्मिड होता है। मीन्स प्लाज्मिड क्या है? सर्कुलर डीएनए रहता है, सर्कुलर डीएनए रहता है।
ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनमें। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इनके लिए एनर्जी प्रोडक्शन करता है। ये क्या था, क्या बनाया, जल्दी नाम बताइए, क्या ये, न्यूक्लियोटाइड। बहुत गंदी बात है, हम बता रहे हैं आपको, ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान कहाँ है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो ये कुछ मेन, ये क्या था, सिंपलेस्ट सेल स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा सेल नहीं था। अब आज के डेट की अगर सेल की बात करते हैं, उसमें लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर आपको क्लोरोप्लास्ट है। काफी एडवांस हो गया। वो क्यों एडवांस हो गया, वो इसलिए हो गया है कि आज मतलब उनमें डिफरेंशिएशन हो गया है, कॉम्प्लेक्सिटी आ गया है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीता सब्सटेंसेस जो इसेंशियल, जो बेसिक सब्सटेंसेस था, रॉ मटेरियल की कमी होती चली, आप कह सकते हैं। अब टाइम के साथ परिवर्तन सबका नियम है, वो भी एडजस्ट हो जाता है। तो ये हम सिंपल इनके सेल स्ट्रक्चर की बात की, हम कहते हैं ये इनके बेसिक सेल ऑर्गेनल होते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि भाई बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया के कौन कौन से शेप हो सकते हैं, बैक्टीरिया कौन कौन सा शेप ले सकता है। अच्छा, तो बैक्टीरिया शेप क्यों ले सकता है, तो जो शेप लेना होता है इसको हम लोग कहते हैं एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो बैक्टीरिया में एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस का क्या कारण हो सकता है, क्या कारण होता है, तो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस का कारण होता है उनके न्यूट्रिएंट्स, उनके आसपास पाए जाने वाले कंडीशंस। अब जैसे आप एक बात देखिए, आपने एक चीज गौर किया होगा, समझने की बात है, मच्छर, मस्कीटो सबोच होता है, काटता है ना, कंसंट्रेशन चेक करता है। हमारे सर जी कहते थे कि बेटा मस्कीटो क्या है, थर्मोमीटर की तरह काम करता है। अगर वो काट लिया, फील हो गया, मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पुरानी बात है, हम ही नहीं कहेंगे, हम इस बात के फेवरेबल नहीं है कि हम मच्छर कटाओ, बीमार पड़ो और पापा जी को परेशान करो, नहीं, ऐसी बात नहीं। सिंपल सी मस्कीटो की बात करते हैं। तो अब पहले, बहुत पहले की बात अगर कीजिए, धुआं काम कर देता था, फिर वह नीम का पत्ता जलाने लगे तो मच्छर उससे भी नहीं भागने लगा। उसके बाद पहले बल्ब पर रखने वाले छोटे छोटे टिकिया, मॉस्किटो रिपेलेंट नहीं, उसके बाद आया गुड नाइट कॉइल आया, गुड नाइट कॉइल आज भी वही बहुत से लोग यूज करते हैं। ऐसा कॉइल होता है और इसको जला देते हैं, स्टैंड पर खड़ा कर देते हैं, मच्छर इससे भी नहीं भागते हैं, लगता है बेहोश हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसके बाद एक इस तरह का स्ट्रिप आया था, टिकिया आया था, इसको बल्ब पहले जलता था ना, बड़ी वाली बल्ब 100 वाले, उसके ऊपर रख देते थे, गर्म होता था तो मच्छर भाग जाता था। मच्छर नहीं रहता था, एक भी नहीं रहता था उस समय शुरू में आता था। बाद में अपने आप को वो भी एडजस्ट कर लिया, वो भी एडजस्ट कर लिया। इसके बाद गुड नाइट आया, लिक्विडेटर, गुड नाइट कहिए, ऑल आउट कहिए, है ना, ऑल आउट कहिए, और ऐसे कई सारे थे, रिफिल होता था, लिक्विड में आने लगा। मच्छर कोई तो उससे भी गया, लेकिन उसके बाद उसको भी एडजस्ट कर लिया। अब मॉस्किटो स्ट्रिप्स आता है ना, स्ट्रिप्स आता है, कागज नुमा है, उसको जला दीजिए, मच्छर। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि जैसे जैसे हम उसके लिए घातक रसायनों का उपयोग करने लगे, मच्छर अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। मच्छर, मॉस्किटो अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ, इससे मच्छर को तो कम नुकसान हुआ, हमें ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। खैर वो बात छोड़िए। तो हम कह रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया की जहां तक बात है, तो ये बैक्टीरिया का बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा, कि अनफेवरेबल कंडीशन आने पर वो अपने डीएनए को, अपने प्लाज्मिड को, अपने न्यूक्लियोटाइड्स को मॉडिफाइड करता है। उनमें जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, अपने न्यूक्लिक एसिड को उस अणु ढाल लेता है। ये बैक्टीरिया का सबसे बड़ा गुण है।
क्यों ढाल लेता है वो आगे समझने के विषय हाई क्लास में समझे। तो बैक्टीरिया की सबसे बड़ी विशेषता है। अब इसके कारण बैक्टीरिया आपके अपने बॉडी का शेप भी चेंज कर देता है, कहाँ रहना है, किस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहना है, किस न्यूट्रिएंट, किस कोई न्यूट्रिएंट उसके लिए कितना है, उस आधार पर करेगा ना, उसी आधार पर करेगा ना, ताकि वो सर्वाइव कर सके, एटलीस्ट वो सर्वाइव कर सके, उसको भी सर्वाइव करना है। तो समझिए इनके जो बेसिक अगर शेप्स की बात करते हैं, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया शेप के आधार पर बैक्टीरिया को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। तो इनका पहला पार्ट होता है कोकी। कोकी, कोकी मीन्स स्फेरिकल शेप का, गोल गोल रचने का। अगर सिंगल रचना है, गोल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, तो ये तो कोकी हो गया। अगर ऐसा दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ गया, इसको कहेंगे यस डायप्लोकोकी। दो है तो क्या कहेंगे, डायप्लोकोकी, दो साथ साथ, दोनों मित्र, दोनों मित्र, राम बलराम है ना, सीता गीता, मिले सुर मेरा तुम्हारा। अब ये डायप्लोकोकी पाया कहां जाता है, तो ये हमारे गट में पाया जाता है, गट। फिर बॉवेल में, पेट के अंदर, बॉवेल में, माउथ में बहुत ज्यादा पाया जाता है ये बैक्टीरिया डायप्लोकोकी। नुकसान नहीं, डायप्लोकोकी हो गया। फिर ये टेट्राड के रूप में हो सकता है, 2 के बाद 4 बैक्टीरिया एक साथ रह गया, टेट्राड के रूप में। फिर ये हो सकता है स्टैफिलोकोकस, जैसे अंगूर देखे ना, तो गुच्छे में काफी सारे एक साथ जुड़ गए ढेर सारे बैक्टीरिया, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ऐसे। तो अगर ये अंगूर के गुच्छे के रूप में पाया जाता है बैक्टीरिया, इसको क्या कहेंगे, स्टैफिलोकोकस। ध्यान रखिएगा, चूंकि इनका शेप स्फेरिकल है इसीलिए इसे कोकस कहेंगे, लेकिन शेप कैसा उस आधार पर, डायप्लोकोकस, टेट्राकोकस, कोकस। आप समझ में आ रही है? फिर होता है सार्सिनो। सार्सिनो में इस तरह से रहेगा 8, ये हो गया ऐसा। अगर इस टाइप का है तो ये सार्सिनो, ये सारा का सारा किसका है, कोकी का। क्या हो गया, कोकी का। तो हो गया स्फेरिकल से, यानी कोकी पहला क्लासिफिकेशन। स्फेरिकल से बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया गोले के रूप में, गेंद के रूप में कह सकते हैं। तो पहला स्फेरिकल बैक्टीरिया हो गया गेंद के रूप में, कोकस, कोकस हो सकता है, फिर आपको टेट्राड हो सकता है, सार्सिनो हो सकता है, डिप्लोकोकस हो सकता है, स्टैफिलोकोकस होता है, इसी तरह को आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। ये 4-5 याद रखिएगा, काफी है। कोकी सिंगल, डायप्लोकोकी 2 साथ साथ है, टेट्राड 4 साथ साथ है, स्टैफिलोकोकस अंगूर के गुच्छे रूप में है, सार्सिनो 8 एक साथ है। सार्सिनो हो गया, तो पहला कोकस हो गया। उसके बाद हो गया बैसिलिन। बैसिलिन यानी ये रॉड शेप हो सकता है, सिलिंड्रिकल कह सकते हैं इसको, रॉड शेप या सिलिंड्रिकल बैक्टीरिया, तो इसको कहेंगे बैसिलिन। दही में जैसे जो पाया जाता है ना, जो दही में पाया जाता है, दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस, मतलब इस तरह से हो सकता है ना, लैक्टोबैसिलस काफी सारे इस तरह से है ना। ये तो अगर ऐसा पाया जाएगा बैसिली, मतलब ये हो गया रॉड शेप। अगर काफी सारे रॉड एक साथ जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे चेन बैसिली। क्या, चेन बैसिली। काफी सारे बैक्टीरिया एक साथ जुड़े हुए रहते। जुड़ने का कारण ये हो सकता है कि इनका जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो, या हो सकते हैं
स्पाइरल सेल बैक्टीरिया, स्पाइरल सेल बैक्टीरिया जिसे कहते हैं स्पाइरुला, स्पाइरुला जैसे कहते हैं हेलियोबैक्टीरिया पाइलोरी, हेलियोबैक्टर पाइलोरी, हेलियोबैक्टर पाइलोरी किस टाइप का हो गया? स्पाइरल सेल का हो सकता है। और किस चीज का हो सकता है? कॉमा सेप्ट हो सकता है जिसे कहते हैं विब्रियो, विब्रियो अगर ये कॉमा सेप्ट है, विब्रियो कॉमा सेप्ट है, खासकर जो कॉलरा का होता है, ये नाम है क्या जिससे कॉलरा होता है, जिस जो बैक्टीरिया कॉलरा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान लीजिए कॉलरा के लिए कोई वायरस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कॉलरा के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा है? विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी। तो ये क्या हो सकता है? किस रूप में? कॉमा के रूप में, ठीक है। बैसिली में एक हो सकता है क्लस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, बैसिलस में ये बिल्कुल स्पून के जैसा होगा। अगर बैक्टीरिया आपका स्पून के इसका शेप ले ले ऐसा, ये बिल्कुल स्पून का, इसे कहते हैं क्लस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, क्लस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। जो पेट खराब होता है ना उसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्लस्ट्रीडियम बोटुलिज्म या क्लस्ट्रीडियम टेटानी, सॉरी ये क्लस्ट्रीडियम टेटानी है, टेटनी, टेटनस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये बैक्टीरिया, क्लस्ट्रीडियम टेटनी, क्लस्ट्रीडियम टेटनी। तो क्लस्ट्रीडियम हो सकता है। तो ये सेप्ट हो गए, ये बैक्टीरिया के हो गए। या फ्लैजिलेट रॉड, वो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया फ्लैजिलेट रॉड होते हैं, फ्लैजिला हो सकता है, फ्लैजिलेट रॉड टाइप का हो सकता है। तो सेम के आधार पर हम अगेन बैक्टीरिया को कई सारे पार्ट में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? आज क्लासेस में हम नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे, बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे और अभी यानी बैक्टीरिया के बारे में समझेंगे, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को समझेंगे। आगे आप अपनी क्लासेस में अपनी बुक्स को पढ़िए और बुक्स पढ़ने के बाद उनको देखिए। हाँ देखिए आपकी बुक्स में क्या लिखा हुआ। आई होप जैसे जैसे वीडियो प्रोग्रेस में आएगी, चाहे वो क्लास 8 का सिलेबस हो, 11 की नीट का सिलेबस हो, दोनों को हम कवर करेंगे, मिलाकर कवर करेंगे, आसान भाषा में कवर करेंगे। इसको ध्यान में मत रखिएगा कि आप क्लास 8 में है या क्लास 11 में। आप बस हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए और नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिए कि हाँ सर आपकी लर्निंग बहुत डिफिकल्ट है, मैं उसे आसान बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी विद अस। कैसे हो? ठीक, चलिए। क्या आपका सपना डॉक्टर बनने का? क्या आपका सपना अपनी क्लास में टॉप करने का? क्या आपको एक बेटर नॉलेज की अपेक्षा है? क्या आपको फिजिक्स डराता है? क्या आपको बायोलॉजी के फैक्ट डराते हैं? यदि ऐसा है तो डरने की कोई बात नहीं। आप हमारे आकाश ट्यूटोरियल गौरव नगर इस्लामपुर, आकाश ट्यूटोरियल गौरव नगर इस्लामपुर, गौरव नगर इस्लामपुर में चले आइए। हमारे यहाँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 की बैचेज प्रोग्रेस में है। हर बैचेज में हम नीट, AFMC, एम्स और अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ जी मेंस एडवांस की भी तैयारी कराते हैं।
चाहे तो हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 936232। हमारे पास लिमिटेड सीट है क्योंकि हमारी फी कम है, इसीलिए आज ही हमें संपर्क करें और अपना भविष्य